हेलो। आज मैं इंग्लिश के ग्रामर का पोर्शन लेने जा रहा हूँ। इंग्लिश का जो ग्रामर होता है एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बट इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपके पास ग्रामर जानने के लिए कुछ छोटे मोटे बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब आपके पास छोटे मोटे बेसिक नॉलेज होते हैं तो आप इजी वे में और कम समय में ग्रामर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं, जिससे इंग्लिश में अधिक से अधिक नंबर आते हैं। मैं यहाँ तक बोलूँ कि इंग्लिश और हिंदी दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें डिक्टेशन आना ही चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो ग्रामर का है। ये जो ग्रामर का जो टॉपिक है वो सभी क्लासेस के लिए है, चाहे वो छोटी क्लासेस बोलिए या फिर हायरिंग स्कूल का बोलिए या फिर कॉलेजेस का बोलिए, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। सो तो ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। स्टार्ट करता हूँ मैं ग्रामर के पोर्शन। ग्रामर स्टार्ट करने से पहले मैं आज कुछ बेसिक टॉपिक को लूंगा जिसमें आपको ये बता दूं कि ग्रामर जानने के लिए कम से कम आपको चार चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। वो चार चीजें कौन कौन सी है वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला चीज होता है सब्जेक्ट, ये आपको जानना होता है। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तीसरा आपको जानना होता है मेन वर्ब जानना होता है। और चौथा जो जानना होता है वो है ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इस ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड्स भी बोलते हैं। तो जब इन चार चीजों को आप अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश का जो ग्रामर है बहुत इजी हो जाता है। इवन मैं बोलूं कि टेंस वगैरह भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव्स भी है, क्या बोलते हैं उसमें नरेशंस है, वॉइस है, ये सारे इसी बेसिस पे होंगे। हर चीज में आपको ये चार चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नॉलेज नहीं है, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, फिर भी कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। और मुझे बार बार मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर वो ग्रामर का कुछ पोर्शन बनाइए, तो मैं सभी क्लासेस के लिए कंटिन्यूटी मैं ये ग्रामर का पोर्शन बनाने जा रहा हूँ। तो आइए एक एक करके वन बाय वन सबको समझेंगे। सबको समझने से पहले एक बार हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का हिंदी अर्थ होता है सहायक क्रिया। तीसरा आप देख रहे हैं मेन वर्ब, इसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। और चौथा आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्म, या अदर वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है अन्य शब्द। तो सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। आइए अब डिटेलिंग करते हैं हर एक पॉइंट को। स्टार्ट करता हूं मैं पहले सब्जेक्ट से। ओके, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं राम इज प्लेइंग हॉकी। इसका हिंदी अर्थ है राम हॉकी खेल रहा है। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं इस एग्जांपल से समझेंगे। ठीक, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि कौन हॉकी खेल रहा है तो आपका जवाब आएगा राम। राम हॉकी खेल रहा है। तो हॉकी खेलने का जो काम है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। हॉकी खेलने का काम, काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये राम कर रहा है। तो राम काम करने वाला है। तो काम करने वाले को, कार्य करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट की परिभाषा हो जाती है कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। वन हु वर्क्स इज नोन एज द सब्जेक्ट। तो जो कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। तो ये परिभाषा फिर से एक बार परिभाषा बता दो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं आपको परिभाषा बता दूं, उसका डेफिनेशन बता दूं, तभी भी क्लियर नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में उसकी पहचान जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट यही है। इनिशियली प्रारंभिक स्थिति में बता दूं आपको सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। जो शुरू में आता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। कैसे? शॉर्ट मैंने एस लिखा हुआ है। तो जो शुरू में आया हुआ है राम, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूं यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, यह वाक्य के
प्रारंभ में आता है। सब्जेक्ट के बारे में अभी फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर के बाद जब मैं चारों बता दूंगा तो फिर से बैक होऊंगा, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और नॉलेज दूंगा। ये है सब्जेक्ट। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जाता है, मैं पॉइंट आउट जो करता हूं उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक में ये इस पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उसे पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक, देखिए जो अभी मैंने लिखा था राम इज प्लेइंग हॉकी, तो उसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं मैं, राम हॉकी खेल रहा, वह स्कूल जाता। मैंने यहां पर दो वाक्य लिखा है, राम हॉकी खेल रहा, वह स्कूल जाता। तो देखते हैं, जब मैं ऐसा लिखा या फिर बोल रहा हूं तो आपको फील आ रहा होगा कि सर ने ना पूरा ठीक से लिखा नहीं है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक, क्योंकि इसको पढ़ने से ही आपको रियलाइज हो रहा होगा, फील आ रहा होगा कि वाक्य कैसा है, अधूरा है। अगर हाँ, मैं इस वाक्य को ऐसा बोला होता या लिखा होता, राम हॉकी खेल रहा है, तो आपको फिर पता चलता हाँ ये वाक्य पूरा हो गया। या फिर मैं लिखता राम हॉकी खेल रहा था, तो भी आपको लगता कि हाँ पूरा हो गया। या फिर राम हॉकी खेल रहा होगा। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है वह स्कूल जाता, तो मैं लिखता वह स्कूल जाता है, तो आपको पूरा लिखता लगता। या फिर वह स्कूल जाता था, तो आपका पूरा लगता कि हाँ ये वाक्य पूरा हो गया। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि इन शब्दों ने, ये जो यहां तक का जो शब्द देख रहे हो, इन शब्दों ने, इसका हिंदी अर्थ एक बार देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी अर्थ होता है सहायक क्रिया, ताकि मैं समझा सकूं अच्छे से। तो इन शब्दों ने इस वाक्य को पूरा करने में क्या किया? सहायता किया। ऐसे शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। परिभाषा फिर से बता दूं, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये भी सहायक क्रिया है, लेकिन हिंदी की सहायक क्रिया है। हमको समझना है इंग्लिश में कितने कौन कौन से सहायक क्रिया होते हैं। तो आइए देखते हैं इंग्लिश में सहायक क्रिया। इंग्लिश में कुल मिलाकर के 24 सहायक क्रिया होते हैं, जिनमें बहुत सारा चीज आप जानते हैं। इज हो गया है, एम है, आर है, वॉज, वर। यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, इसका जो सही उच्चारण है वो वर होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये कुछ ऐसे कॉमन हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों जो हमेशा आते हैं, और आप जानते भी होंगे। ठीक है, ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा आते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ought to, need, dare, ऐसे करके ETC मतलब इत्यादि एसेट्रा जिसको बोलते हैं। ऐसे करके कुल मिलाकर के 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हो सकता है इसमें से एक दो छूट गया होगा, बट इतना सफिशिएंट है। मोस्टली आपको यहां तक जानना ही होता है। ये हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं और बहुत बार आते हैं। तो मैं समझता हूँ हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा जा रहा है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो दोस्तों एक लाइक या सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। ओके, तीसरा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। याद होगा तीसरा पॉइंट मैंने लिखा था, वो था मेन वर्ब। आइए देखते हैं मेन वर्ब किसको कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ मैं लिख देता हूं। इसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। आखिर देखते हैं मुख्य क्रिया क्या होता है। एक बार फिर से उस एग्जांपल को लिख रहा हूं मैं, राम इज
प्लेइंग हॉकी। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राम इज प्लेइंग हॉकी। फिर से देखिएगा, इसका हिंदी अर्थ है राम हॉकी खेल रहा है। तो मैं पूछूंगा कि राम क्या कर रहा है, तो आपका जवाब आएगा खेल रहा है। तो दुनिया का जितना भी काम होता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया। तो इसकी परिभाषित कैसे करेंगे इसको, कार्य करना ही, क्या कार्य करना ही क्या कहलाता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि हमको डेफिनेशन या परिभाषा समझ में नहीं आती, उस परिस्थितियों में उसका जो पहचान है वो याद रख लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। मेन वर्ब की पहचान क्या है कि उस शब्द का जब आप हिंदी अर्थ निकालोगे तो हिंदी अर्थ में आता है ना में आ की मात्रा ना जरूर आएगा। जैसे कि प्ले, प्ले मतलब क्या, खेलना। तो जितने भी ऐसे शब्द है जिसके हिंदी अर्थ में ना आता है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, दौड़ना, सुनना, खाना, पीना, सब कुछ जिसके अर्थ के अंत में ना आ रहा है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। वैसे मेन वर्ब की संख्या तो बहुत ज्यादा है, ठीक। मेन वर्ब का लिस्टिंग भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर मैं इंग्लिश में ऐसा बोलूं, गो, गो यानी जाना, स्लिप, स्लिप यानी सोना, कम मीन्स आना, सी मीन्स देखना, इन सब के हिंदी अर्थ में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। सो एवरीथिंग विल बी मेन वर्ब, ये सारे के सारे क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। फाइनली एक बार फिर से बता दूं, मेन वर्ब किसको बोलते हैं, कार्य करना ही मुख्य क्रिया कहलाता है। इसकी पहचान है कि इसकी हिंदी अर्थ के अंत में ना आएगा। तो ये है मेन वर्ब। जैसे कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, उसी प्रकार से मेन वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। इसके पहले हम देख लेंगे ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। चौथा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड्स भी कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है कर्म या अन्य शब्द। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विद्यार्थियों कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक, तो कमेंट बॉक्स पे, ठीक, वो बात लिखिएगा कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई कमी महसूस होती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो भी उनको लिखना है। कमेंट बॉक्स इसीलिए बना होता है ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ, मेरे द्वारा समझाने हुई चीजों में ये प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स ना आए और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट, कर्म या अन्य शब्द किसको बोलते हैं। फिर से उस एग्जांपल को ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। राम इज प्लेइंग हॉकी, हिंदी अर्थ है राम हॉकी खेल रहा है। तो अब देखिएगा ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, मैं आपसे अगर प्रश्न पूछता हूं कि राम क्या खेल रहा है, तो आपका जवाब आएगा हॉकी। तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। कैसे समझेंगे, पहले मैं पहचान बता दूं, इसमें उल्टा करते हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, यह वाक्य के अंत में आता है। अर्थात आपने सब्जेक्ट देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख लिया, मेन वर्ब देख लिया, अब इसके बाद जो कुछ भी बच खुच गया, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस लेते हैं, सी इज वॉचिंग अ नाइस पिक्चर, सी इज वॉचिंग अ नाइस पिक्चर। तो आपने यहां तक देख लिया कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसके बाद जो कुछ भी वाक्य में बच खुच गया उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जो कुछ भी वाक्य में बच खुच गया वो सब कुछ क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो पहले पहचान समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य का बचा हुआ जो शेष भाग है, इन तीनों को खोजने के बाद जो बचा हुआ शेष भाग है वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट या फिर अन्य शब्द होंगे। इसी कारण से ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड्स भी कहते हैं। अर्थात
वाक्य का बचा हुआ शेष भाग को ही हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये तो पहचान हो गई। अगर मैं परिभाषित करूं तो कैसे करूंगा, राम इज प्लेइंग हॉकी। तो मैं पूछ रहा था कि राम क्या खेल रहा है, तो आपने बोला कि राम जो है वो क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। तो ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस पर हम काम करते हैं। राम किस पर काम कर रहा है, हॉकी पर काम कर रहा है। सी इज वॉचिंग ए नाइस पिक्चर, वह एक सुंदर चित्र देख रही है। तो ये जो है क्या कर रही है, सुंदर चित्र देखने का काम कर रही है। इसका उद्देश्य है सुंदर चित्र देखना। तो हमारे काम का जो उद्देश्य होता है, जैसे कि मैं आपको एक ऐसे ही बोल करके बता देता हूँ, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो मैं पूछूंगा राम कहाँ जा रहा है, तो बाजार। तो उसका उद्देश्य कहाँ जाना है, बाजार जाना है। तो मार्केट जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अर्थात ऑब्जेक्ट की परिभाषा हो जाएगा हमारे कार्य का जो उद्देश्य होता है या जिस पर हम कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में आता है, अर्थात यह वाक्य का बचा हुआ शेष भाग होता है। आशा करता हूं ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए वो समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों आपको वही काम करना है जो पहले मैंने बताया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 2 चीजों को थोड़ा थोड़ा और समझना पड़ेगा, वो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब। आइए इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट को मैंने परिभाषित किया, उसकी पहचान बताया कि वाक्य के शुरू में आता है। सब्जेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंगुलर हो सकता है और दूसरा हो सकता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ही, शी, इट। अगर वाक्य में आपको कहीं भी ही, शी या इट जैसा शब्द मिलता है तो सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। उसी प्रकार से नेम लिखा रहेगा, किसी भी प्रकार का नाम लिखा है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी चीज का, किसी स्थान का भी नाम लिखा है तो भी क्या कहलाएगा, वो एक वचन कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो जानते नहीं कि एक वचन और बहुवचन इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं। एक और है जो एक वचन के अंतर्गत आता है, सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, वो है थर्ड पर्सन। इस चीज को मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ थर्ड पर्सन क्या है। तो वाक्य में अगर ही, सी, इट या नेम लिखा है तो समझ जाएगा वो सिंगुलर नंबर है। प्लूरल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है आई, वी, यू या दे आते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्लूरल नंबर कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन का जो हिंदी अर्थ होता है, थर्ड पर्सन का हिंदी अर्थ होता है तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझा सकूं। थर्ड पर्सन देखने जा रहे हैं हम लोग। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, जो सुन रहा है, जैसे आप सुन रहे हैं, आप लोग सभी लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हो जाएंगे, सेकंड पर्सन हो जाएंगे। थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक दैट आज अंबेडकर जयंती है, ठीक, तो मैं अंबेडकर जी के बारे में बात करूंगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ओके, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन को कैसे पहचानेंगे ये देखिएगा, उसके साथ ऐसा लिखा रहेगा माई। माई माई के साथ में किसी वस्तु, इन सबके साथ में यही होने वाला है, किसी वस्तु या संबंधित चीजों का नाम लिखा रहेगा। जैसे कि लिखा रहेगा माई पेन या फिर लिखा रहेगा माई फादर। उसी के साथ में योर के साथ भी लिखा रहेगा योर फ्रेंड, ठीक, योर होम समथिंग। हिज के साथ लिखा रहेगा, हर के साथ लिखा रहेगा, अवर के साथ लिखा रहेगा। अगर इन सब के साथ किसी वस्तु या किसी संबंधी का नाम आता है तो समझ जाइएगा दैट इज द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन है। तो ये सब्जेक्ट का पूरा हुआ। आइए लास्ट चीज देखते हैं जिसको कंप्लीट करना था, वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज देखते हैं।
जब ये सारा का सारा चीज पता चल जाएगा तो आप लोगों के लिए ग्रामर बहुत आसान हो जाएगा। पूछा जाता है कि मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। ठीक, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और बोलते हैं थर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक, बट जब मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, आप जब मुझसे ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इतना लंबा नहीं बोलेंगे। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इतना लंबा नहीं बोलेंगे, ना इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलेंगे। इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। थोड़ा और इजी में क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म को हम V1 बोलेंगे, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को बोलेंगे V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को बोलेंगे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये काफी शॉर्ट हो जाता है और जल्दी बोलते हैं और जल्दी समझ में आता है। V1 V2 V3 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपसे याद रखिएगा, मैं V1 V2 V3 ही बोला करूंगा। तो एक्चुअली में वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वो देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई पुस्तकों में, जैसे वर्क, वर्क्ड, ये वर्क्ड, ऐसे करके 3 फॉर्म होते हैं। ठीक, कम, कैम, कम, ऐसे करके आप लिस्टिंग देखते होंगे। बहुत सारा लंबा लिस्टिंग होता है इसका दोस्तों। आप ग्रामर के किसी भी पुस्तक में देखेंगे, आपको इजी लेवल में, इजी वे में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, बट इसका कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर एक और ले लेता हूं मैं, रन, रन, रन। ये ऐसे 3 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा हम एक और फॉर्म लेते हैं जिसको कुछ लोग आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोलते हैं, जिसको मैं यहां पर बोल रहा हूं वर्ब का फोर्थ फॉर्म V4 बोल रहा हूं मैं। तो V4 कैसे बनता है, आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, वर्क है तो आ जाएगा यहां पर वर्किंग। बस आपको इतना ही करना है, फर्स्ट फॉर्म में क्या कर दीजिए, आईएनजी जोड़ दीजिए, तो वो क्या बन जाता है, फोर्थ फॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई फर्स्ट फॉर्म होता, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट फॉर्म होता प्ले, मैं इसका बोलता फोर्थ फॉर्म क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इस फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से एक बार बता दो, वर्ब फॉर फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एनजी लास्ट में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाता है, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। लेकिन कुछ शब्दों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई है तो फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए ई को हटा करके आपको एनजी लगाना पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो रहता है रेयर होता है, इसको याद रखना पड़ता है किन किन चीजों में होता है। वो क्या है, अगर अंतिम से दूसरा लेटर यानी कि सेकंड लास्ट लेटर वॉवेल हो, अर्थात वॉवेल मीन्स ए, आई, ई, ओ, यू हो, इनमें से कोई एक हो, तो V4 बनाने के लिए अंतिम लेटर को आप डबल लिख करके एनजी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा, अंतिम लेटर एन है, इसको डबल बना करके एनजी लिख दीजिए, तो ये आपका बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आशा करता हूं कि मैंने प्रयास किया कि काफी इजी वे में आप लोगों को समझाऊं। बहुत बेसिक नॉलेज है, मैंने इस चीज को कईयों बार पढ़ाया है। ठीक, बहुत लोगों को ये पसंद आया, ऐसा करता हूं आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि ये जो नोटिफिकेशन है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको तुरंत उसका नॉलेज मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में मेरे द्वारा कमी को या मेरी जो अच्छाई है उसको भी जरूर लिखिएगा, ताकि कमी को मैं पूरा कर सकूं और अच्छाई को देख करके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और इसी प्रकार का मैं वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।